2022 में पूरे इंडिया की नेट वर्थ या नेट वेल्थ कैलकुलेट की जाती है $12 ट्रिलियन। तो क्या ये संभव है कि केवल कुछ ही कॉर्पोरेट्स जैसे कि अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस मिलकर ये सारी वेल्थ अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर ले? ये आज 2022 में सोचने में काफी असंभव सी चीज लग रही है। बिल गेट्स जिसकी नेट वर्थ $124 बिलियन है और साथ ही इंसान अमेरिका का 2,68,984 एकर्स फार्म लैंड खरीद चुका है और ऑलरेडी 2021 में ही बन चुका था अमेरिका का लार्जेस्ट फार्म लैंड ओनर। अडानी जिसकी नेट वर्थ $125 बिलियन है और वो एशिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है, जिसके पास आज इंडिया के माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस का काफी कंट्रोल है। अंबानी जिसकी नेटवर्थ $103 बिलियन है। तो क्या ऐसे कुछ कॉर्पोरेट्स मिलकर सरकारों से ज्यादा ताकतवर फोर्स बन चुके हैं और देशों के असली मालिक बन चुके हैं? क्या सच में ये लोग मिलकर सब कुछ प्राइवेट कर देना चाहते हैं ताकि इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया जा सके? या फिर ये सब सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हिस्सा है? श्रीलंका, पाकिस्तान की तरह आज 60% डेवलपिंग कंट्रीज का पूरी तरह से बैंकों के लोन में फंस जाना, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर ये सब कुछ किसी फ्यूचर प्लानिंग के तहत हो रहा है? ये सारी बातें आप सभी 1.7 लाख सोल्स का जान लेना बेहद ही जरूरी है। बर्फ से ढके स्विस एल्प्स के बीच एक शहर डावोस, जहां पृथ्वी के सबसे पावरफुल लोग मिलकर मीटिंग करते हैं, जो हर साल जनवरी मंथ में ऑर्गेनाइज कराई जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यहां पर जेफ बेजोस, बिल गेट्स, अंबानी, अडानी और दुनिया का हर एलीट मौजूद होता है। लेकिन सबसे अजीब बात, यहाँ सिर्फ कॉर्पोरेट्स ही नहीं, यहाँ देशों के मिनिस्टर्स भी शामिल होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी। और इसी वजह से ये डावोस समिट हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी हुई रहती है। लोगों का कहना है कि यहाँ द ग्रेट रीसेट बाय 2030, जहाँ कॉर्पोरेट्स ही सब कुछ ओन करेंगे, यानी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाने की प्लानिंग की जाती है। लेकिन इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है कि भविष्य ऐसा होने वाला है? बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई जाने वाली है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये मीटिंग करवाती है, ये आखिर चीज क्या है? आप विकिपीडिया पर देखेंगे तो आपको यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ दिखेगा कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है लॉबिंग। एक सेकंड, ये लॉबिंग ही लिखा हुआ है ना? लॉबिंग यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करना, जो कि अक्सर मनी की मदद से किया जाता है, जिसके विरोध में अधिकतर लोग हमेशा कहते हैं कि कैसे हमारी सरकार के द्वारा अडानी, अंबानी को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। लॉबिंग को सरल शब्दों में घूस और ब्राइब बोलते हैं और यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम है, ये खुद ही बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये हैरानी की बात नहीं है। यूएसए में लॉबिंग यानी कि ब्राइब ओपनली दी जाती है। हालांकि ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है और अधिकतर लोग इसके विरोध में रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लीगल ब्राइब है और कुछ भी नहीं। यूएसए में फिर भी ओपनली सबको पता रहता है कि कौन से कॉर्पोरेट्स गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। लेकिन इंडिया की बहुत ही अजीब बात कि किसी को पता चल ही नहीं सकता कि कौन सी कंपनी, चाहे इंडियन हो या फॉरेन कंपनी हो, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स सरकार को कितना कंट्रोल करती है। क्योंकि इंडिया में 2018 से आ चुके हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपना एम क्लियर कर ही चुका है कि उसका काम है लॉबिंग करना। Professor Klaus Schwab, founder and executive chairman of the World Economic Forum. डावोस 2020 समिट, जो कि बेहद ही कंट्रोवर्शियल रही थी, जहां बिग टेक जायंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स के साथ मिलकर ये इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि अब दुनिया को और आप लोगों को जरूरत है द ग्रेट रीसेट की,
यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक सेटअप पूरी तरह से बदल देना चाहिए। People assume we are just going back to the good old world which we had, and everything will be normal again in how we are used to normal, in the old fashion. This is, let's say, fiction. It will not happen. द ग्रेट रीसेट बाय 2030। इसके 4 एम में से पहला एम है 2030 तक पूरी दुनिया में स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म लाना, और प्राइवेट सेक्टर ही अब सब कुछ कंट्रोल करेगा। प्राइवेट सेक्टर ही जनता का ध्यान रखेगा, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अब बिल्कुल कम या खत्म हो जाना चाहिए, जो कि सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा हमारे नए मित्रों को। तो जो लोगों का शक था कि इस दावोस मीटिंग में लॉबिंग के थ्रू सब कुछ प्राइवेट करने पर एलिट्स का डिस्कशन होता है, वो बात एकदम सही साबित होती है। और इससे भी अजीब, द ग्रेट रीसेट का मोटो है यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है सुनने में। जब आप और डिटेल में पढ़ते हैं तो इनका कहना है कि सच में आप 2030 तक कुछ भी ओन नहीं करेंगे, ना ही टीवी, ना ही वॉशिंग मशीन, ना ही अपना घर। लेकिन ये अभी काफ़ी काल्पनिक लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जनता ये होने नहीं देगी, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो कुछ भी लिखता है अपनी वेबसाइट पर। क्या सच में इंडिया में भी एलीट्स गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? और क्या सच में द ग्रेट रीसेट इंडिया में अपनी जड़ें जमा रहा है? ये सब समझने के लिए आपको टाइम मशीन में बैठकर हमारे साथ पास्ट में चलना होगा। जनवरी 1991 इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व से $1.2 बिलियन रह गया था, और जून 1991 तक ये $0.6 बिलियन रह गया था, और केवल 3 हफ्ते का और इंपोर्ट इंडिया कर सकती थी। पूरे देश में हर जगह क्योस थी, और फरवरी 1991 इंडिया अपना बजट तक नहीं पास कर पाया पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से। इंडिया की गवर्नमेंट बॉन्ड्स की मूडी रेटिंग इतनी गिर चुकी थी, जिस वजह से IMF और वर्ल्ड बैंक भी लोन देने को राजी नहीं हो रहे थे। उस वक्त की सरकार के हिसाब से जो आखिरी रास्ता बचा था वो ये था कि मॉर्गेज के रूप में देश का बहुत सारा गोल्ड विदेशी बैंकों में रखना। इसके जरिए IMF ने इंडिया को $2.2 बिलियन का लोन दिया, लेकिन बदले में 67 टन सोना कोलैटरल के रूप में रख लिया था। ये 67 टन कितना ज्यादा होता है आप ऐसे समझिए कि आज फरवरी 2022 में इंडिया के पास सिर्फ 764 टन गोल्ड है, और पाकिस्तान के पास है 64.6 टन गोल्ड। तो जितना गोल्ड आज पूरे पाकिस्तान के पास है, उतना उस समय इंडिया ने इन विदेशियों को दे दिया था। और इस लोन के बाद से इंडिया की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मोड़ ले लेती है, और हमारे देश पर थोप दिए जाते हैं LPG रिफॉर्म्स, जिसने नींव रख दी थी देश को प्राइवेट हाथों में देने की, और ये थोपे गए थे IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। रिफॉर्म्स का एक बहुत मेजर हिस्सा था कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा सके। 1992 में इंडिया में FDI आई थी $132 मिलियन, और इन रिफॉर्म्स की वजह से 1996 तक FDI पहुंच गई थी $5.3 बिलियन। एक्सट्रीम जंप FDI में। 1996 में इंडियन गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन गठित करती है, जिसका काम ही ये था कि किस सरकारी कंपनी को प्राइवेट हाथों में दिया जाए और कितना हिस्सा दिया जाए, और इसका नाम बदलते बदलते आज DPAM हो चुका है। अब आप ये ग्राफ देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि सरकार ये कर क्या रही है। वित्त मंत्री कहती हैं कि हमने खर्च किया है, हमने खर्च किया है, हमने खर्च किया है, लेकिन बजट पढ़ने पर दिखता है कि हमने बेच दिया है, हमने बेच दिया है, हमने बेच दिया है। 2016 में सरकार ने PSUs बेचकर 46,247 करोड़ रुपीस रेस किए, और 2017 में अचानक 1,56,000 करोड़, 2018 में 84,972 करोड़ रुपीस, 2019 में 50,298 करोड़ रुपीस, और 2020 में 32,845 करोड़ रुपीस। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस 2022 के मॉनसून सेशन में सरकार बिल पेश करने जा रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए। और ये महत्वपूर्ण बात आप समझिए, अगर कॉर्पोरेट्स का बैंक्स पर कंट्रोल बढ़ जाता है तो पूरे देश की इकोनॉमी कॉर्पोरेट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। बैंक्स को आप साधारण PSU मत समझो,
और 2016 से हमारी गवर्नमेंट 36 सेंट्रल पीएससीज को डिसइन्वेस्टमेंट लिस्ट में डाल चुकी है। अटल हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। 1969 में जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो कंटिन्यू रहना चाहिए, वो प्राइवेटाइजेशन के हाथ में नहीं जाना चाहिए। बंद करो बंद करो बंद करो। 2014 में बैंकिंग सेक्टर में 10 लाख जॉब्स थी और 2022 में घटकर 7.5 लाख जॉब्स हो चुकी हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी भी इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रॉफिट ड्रिवन है। अब आप ये ट्रेंड एकदम ध्यान से देखिए। 2018-19 में सेंट्रल पीएससीज ने जो रेवेन्यू सरकार को अर्न करके दिया वो था 25 लाख करोड़ रुपए। ओएनजीसी जो हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है, उसने 2019 में 13,445 करोड़ रुपीस अर्न करके दिए सरकार को, और कोल इंडिया ने 11,281 करोड़ रुपीस प्रॉफिट अर्न करके दिया। ये रेवेन्यू नहीं, नेट प्रॉफिट बता रहे हैं हम, प्योर प्रॉफिट। उसके बावजूद भी ओएनजीसी का 1.5% हिस्सा 3,000 करोड़ रुपीस में प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आज से पहले आप सबको लगता रहा होगा कि रेवेन्यू रेज करने के लिए सरकार इंडिपेंडेंटली अपनी चॉइस से डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन कर रही थी और बाहर से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन हर साल होने वाली डावोस समिट का एम ही है द ग्रेट रीसेट, कि पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन हो जाए। और ये एकदम स्पष्ट हो जाता है इस बात से कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कर्ज में डूबे हुए गरीब देशों को जो उधार देती है, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में एकदम क्लियरली लिखा होता है कि ये फंडिंग प्राइवेट सेक्टर पर जानी चाहिए, जो कि जिम्मेदारी होती है आईएफसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही हिस्सा है। यही वॉशिंगटन कंसेंसस का एम है। तो आपको यहाँ से क्लियरली समझ जाना है कि हमारे देश को बुरी तरह धकेला जा रहा है द ग्रेट रीसेट की तरफ, जहाँ पर प्राइवेट ही सब कुछ ओन करेंगे। और ये बात अब छुपी हुई नहीं रही है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कैसे देशों को डेट ट्रैप में फंसाकर प्राइवेटाइजेशन को पुश करते हैं, बेहद ही जरूरी वीडियो है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए।